अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी फाइन। बच्चों, आपको ये जो स्लाइड्स हैं ये शो हो रही हैं? अनिला एंड निम्रा काइंडली इन्फॉर्म मी कि आपको स्लाइड्स शेयर वीडियो शो हो रही हैं लाइक लिवर सिरोसिस की। लेट मी कंफर्म, क्योंकि लिंक इज नॉट वर्किंग, तो आज में सिर्फ ये शेयर से ही काम चलाना पड़ेगा, राइट? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपको ये लिवर सिरोसिस की स्लाइड शो हो रही है? तो वालेकुम अस्सलाम हिफ्सा, बेटा आपको ये स्लाइड शो हो रही है साथ में स्क्रीन पे लिवर सिरोसिस की? आवाज़ आ रही है बेटा? मतलब कहाँ पे बेटा? स्लाइड शो हो रही है और हमारी अच्छा लेट मी कंफर्म कि आपकी स्लाइड शो हो रही है स्क्रीन शेयर से। आवाज़ सुन रही है? सब आवाज़ आ रही है बेटा? और सुबह पहले हो रही थी तो क्या तुम लोग डिटेल और होती है? बेटा लीजिएगा कंफर्म डिलीवर सोशल की आपकी साइट शो होती है। ओके, चलिए सबसे आवाज़ किसी से मेरा शोर किसी चीज़ का नहीं है।
मेरे स्क्रीन पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि लिंक में एरर है, इसलिए आपको कुछ होता होगा, कुछ शो नहीं हो रहा होगा। ओके, आप कंफर्म कीजिएगा, आपको शोर नहीं है, अब किसी चीज़ का शोर आ रहा हो बेटा आपको, अब आवाज़ ठीक आ रही है? आपको इशू आ रहा है बेटा? आवाज़ खत्म हो जाती है ना, सॉरी, इसमें कोई एरर था। हाँ बेटा, 1 मिनट क्लियर हो जाती है। सारा बेटा 1 मिनट, 1 मिनट बाद आ जाती है बेटा, 1 मिनट दे दें बस। लेट मी अपलोड द फाइल। ओके बच्चों, आप कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है आपको? क्लास, अब आवाज़ आ रही है बेटा? ओके राबिया, वेल, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। एक लिंक आप लोगों का ख़राब है। ओके, वेल वेल वेल, ठीक है, तो वन लिंक इज स्टार्ट वर्किंग। आज हमने डिस्कस करना है रिलेटेड टू लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक शॉर्ट्स रिव्यू ले लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। ओके वेल, तो आपको लीवर के बारे में क्या पता है? लीवर के बारे में लाइक लीवर का वेट कितना है, लीवर में ब्लड सप्लाई किस तरह की होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। वेल, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है लीवर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 kg है। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो लीवर का वेट है अप्रॉक्सीमेटली वो 1.3 kg है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिलो द डायफ्राम होता है,
एंड मोस्टली राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर इसको लोकेट किया जा सकता है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर इसको पल्पेट किया जा सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। इसके अलावा इसके बाहर एक टफ फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल होता है जिसको हम ग्लेसन कैप्सूल भी कहते हैं। अब डेफिनेटली राबिया एग्जैक्टली और राइट 1.3 kg होता है और इसके अंदर जो ग्लेसन कैप्सूल होता है बेटा वो क्या करता है, उसने इसको ना बेसिकली फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल होता है, उसने लीवर को सराउंड किया होता है। कोई भी इंजरी होनी है तो उससे उसको प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा लीवर को दो हिस्सों में, दो लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दो लोब्स, वन लोब इज नोन एज राइट एंड लेफ्ट लोब एंड टू स्मॉलर लोब्स होते हैं जिनको हम कह रहे होते हैं कैटरेट और क्वाड्रेट। कैडेट CAUDATE एंड क्वाड्रेट CQUADRATE ये लोब्स होते हैं। इसके अलावा इसका कुछ पोर्शन एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी, एपिगैस्ट्रिक एरिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हेपेटोमेगैली होती है तब इसको हम लोकेट कर सकते हैं, इसको हम पल्पेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होता है वो उसको नॉर्मली हम पल्पेट नहीं कर सकते। ओके वेल, हेपेटिक आर्टरीज एंड पोर्टल वेन आर ब्लड सप्लाई। ओके वेरी गुड तलहा, एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, इसके अलावा ब्लड सप्लाई की हम बात कर लेते हैं। वेरी गुड, तलहा ने अच्छा पॉइंट आउट किया है, रेस किया है। तो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो लीवर है उसको डुअल ब्लड सप्लाई होती है और थ्रू पोर्टल सप्लाई हो रही होती है और दूसरा हेपेटोपोर्टल वेन के थ्रू हो रही होती है और एक आर्टीरियल सप्लाई होती है और आर्टीरियल सप्लाई को हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अप्रॉक्सीमेटली इसको 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है और कुछ बुक के अंदर 22 to 25 भी मेंशन किया हुआ है, 20 से 25% भी मेंशन किया हुआ है। तो मैक्सिमम जो आपकी पोर्थ है उसके अंदर 25% ऑफ ब्लड सप्लाई पर मिनट है। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई एग्जैक्टली बेटा 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई होती है। डुअल ब्लड सप्लाई आप कह लें या आप 2 टाइप्स ऑफ ब्लड सप्लाई कह लें, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू और हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रही होती है। ओके, आर्टीरियल और पोर्टल, एग्जैक्टली बेटा यू आर राइट। Okay, approximately 25% of cardiac output per minute that enters the liver through the hepatic artery और remaining जो 75% होती है वो through valveless portal vein के थ्रू जा रही होती है। अब अगेन बता रहा हूँ कि इसको ना पोर्टल डुअल सप्लाई होती है। डुअल सप्लाई कैसे होती है कि 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट जो है वो लीवर को थ्रू हेपेटिक आर्टरी जा रहा होता है और जो 75% रिमेनिंग ब्लड होता है वो थ्रू पोर्टल वेन जा रहा होता है। इसी तरह द वेनस ब्लड डिलीवर्ड बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन्स कम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। इसलिए हम फर्स्ट पाई इफेक्ट के बारे में भी सुनते हैं कि वो खाना या वो ड्रग्स जो आप ले रहे होते हैं इनिशियली GIT में जाती हैं, GIT में अब्जॉर्ब होने के बाद अगेन लीवर का हिस्सा बनती हैं और लीवर का हिस्सा बनने के बाद अगेन सर्कुलेशन में जाके टारगेट एरिया तक पहुँच रही होती हैं, राइट। तो इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक से जा रहा होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन से जा रहा होता है, पेंक्रियास और स्प्लीन से जा रहा होता है ताकि वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वट एवर डाइट में जो भी आप ले रहे होते हैं उसकी डाइजेशन हो रही होती है। इंपॉर्टेंट इस बात में ये है, इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो जो पोर्टल ब्लड सप्लाई होती है दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मटेरियल्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिक मटेरियल कहाँ से आते हैं? वो मटेरियल्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स होती हैं, कुछ ब्रेक सब्सटेंसेस हो सकती हैं या वो सेक्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन या ग्लूकागॉन्स हो सकती हैं जो पेंक्रियास से ब्लड सप्लाई में आ रही होती हैं। अगेन मैंने ये बताया है कि पोर्टल ब्लड सप्लाई के अंदर वो ब्लड सप्लाई होती है जो आपकी GIT से जा रही होती है। अब GIT से जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है डेफिनेटली उसमें अब मोस्टली अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और वो सेक्रेशंस जो आपके पेंक्रियास से होती हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन हो सकती है, ग्लूकागॉन्स हो सकती हैं, वो सारी पोर्टल ब्लड सप्लाई के थ्रू जा रही होती हैं। इसके अलावा पोर्टल वेन की बात करें तो पोर्टल वेन के अंदर इनकम्प्लीटली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन होती है और इट अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द ऑक्सीजन नीड ऑफ द लीवर को फुलफिल कर रही होती है, जो सप्लाई कर रही होती है। ओके, हेपेटिक वेन की अगर बात करें तो आउटफ्लो होती है हेपेटिक वेन की, तो वेनस आउटफ्लो फ्रॉम द लीवर इज कैरिड आउट बाय हेपेटिक वेन और ये हेपेटिक वेन एम्प्टी हो रही होती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द डायफ्राम। और अगेन ये सारा ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद आपकी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस में जो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन होता है वो नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्ट तो आई डोंट नो कि कितना होता है,
लेकिन ये है कि हेपेटिक वेन और जो आपकी पोर्टल वेन होती है ना, उनके दरमियान प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा जो साइनोसाइड्स होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेकर 1 लीटर ऑफ ब्लड स्टोर कर सकते हैं सेम टाइम पे। अब प्रेशर डिफरेंस कितना होता है ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अब जैसे ब्लड सप्लाई साइनोसाइड्स के अंदर जो ब्लड पड़ा होता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली साइनोसाइड्स 500 से लेके 1 लीटर तक ब्लड कैरी कर सकती हैं। और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल कंडीशन या एट द टाइम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक ये अपना ब्लड को डोनेट कर देते हैं। इसके अलावा राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जो प्रेशर वेना केवा के अंदर जैसे ही इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स द लीवर बैक फ्लो होती है, और बैक फ्लो होने की वजह से लीवर के अंदर ब्लड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन भी काज करवा रहा होता है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे हो रही होती है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर मोस्टली पोर्टल हाइपरटेंशन काज कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा लीवर के थोड़ी सी फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हम बात कर रहे थे लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर मोस्टली क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बन है, फिब्रिनोजेन है। इसके अलावा सर्टेन फैक्टर्स लाइक 1 है, 2 है, 7 है, 9 है और 10 है। अब ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, दे हेल्प आउट इन द ब्लड क्लॉटिंग। इन्होंने ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करना होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली जो लीवर होता है दैट सिंथेसाइजेस फैट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। इंस्टेड ऑफ दैट अब जो फास्ट फैट्स होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। उसके बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं ताकि वो एनर्जी सेल और पूरी बॉडी यूटिलाइज कर रही होती है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड अब्जॉर्ब होती हैं वो few triglycerides are also turned into lipoproteins for the storage purposes. ओके, वेरी गुड, एग्जैक्टली राबिया, एल्ब्यूमिन की बात भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लीवर की बात करें तो दैट आल्सो सिंथेसाइजेस फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हो सकती हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस होती हैं दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस हार्मोन एंड बाइल साल्ट्स एज वेल। इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे राबिया बता रही थी कि प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो डेफिनेटली एल्ब्यूमिन हो सकती है, ग्लोबुलिन हो सकती हैं। अब इन सब ने क्या करना होता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज ऑनकोटिक प्रेशर, तो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। बेटा पोर्टल हाइपरटेंशन मैं आपको बता दूंगा लेटर ऑन, पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, डोंट वरी सारा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कभी लीवर का टेस्ट करवाया है तो उसमें मोस्टली आप लोग कह रहे होते हैं कि लीवर की इंजाइम करवा लें। अब उन इंजाइम के अंदर AST और ALT आता है। AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस और ALT स्टैंड्स फॉर एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। इसके अलावा LDH भी करवा रहे होते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस है, ये अल्कलाइन फॉस्फेट भी करवा रहे होते हैं। तो ये लीवर की इंजाइम्स होते हैं, दीज आर बेसिकली नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और इनको लीवर सिंथेसाइज कर रहा होता है। इसलिए जब भी लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो दीज इंजाइम्स आर एलिवेटेड फ्रॉम देयर नॉर्मल लेवल। तो उसी में पता चल रहा होता है कि भाई लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपने LFT करवानी है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, तो उसके अंदर जो वायरल मार्कर्स होते हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस आ रहे होते हैं, और नॉर्मल जो इंजाइमेटिक मार्कर्स होते हैं आप लीवर के उनके अंदर AST आ रहा होता है, ALT आ रहा होता है। AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड ALT स्टैंड्स फॉर एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। और इसके अलावा LDH होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेजेस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एट द एंड अल्कलाइन फॉस्फेट। ये 4 टेस्ट होते हैं जो लीवर के नॉर्मल फंक्शन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अगर इनके अंदर कोई वेरिएशन आएगी, लाइक अल्कलाइन फॉस्फेट के अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, LDH के अंदर वेरिएशन आ रही है, AST ALT के अंदर वेरिएशन आ रही है, तो देन वी गो फॉर फर्दर इवैल्यूएशन ऑफ द लीवर। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लीवर का फंक्शन ये भी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ आप ड्रग्स ले रहे होते हैं तो उनकी एलिमिनेशन, ये डिटॉक्सिफिकेशन लीवर के अंदर हो रही होती है। और इसके अलावा सर्टेन एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस कोई केमिकल्स होते हैं दैट आर आल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी, तो लीवर उनको भी डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली कि जो लीवर है ये मिनरल्स और विटामिन को स्टोर करता है, और विटामिन जिनके अंदर B12 है और विटामिन D है कैन बी स्टोर फॉर सेवरल मंथ, एंड स्पेशली जो विटामिन A है ये सेवरल ईयर्स तक स्टोर हो सकता है। तो ये फंक्शन टेस्ट यहाँ पे ओके बेटा मैं बता रहा था कि AST होता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस, और ALT होता है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेजेस। बेसिकली ये सीरम लीवर इंजाइम्स होते हैं जो कि अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ये एलिवेट हो जाती हैं। इसके अलावा LDH है और अल्कलाइन फॉस्फेट है।
और वायरल मार्कर्स के अंदर हेपेटाइटिस हैं। हाँ ओके। इसके अलावा विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स के अंदर लीवर स्टोर मिनरल्स और विटामिन्स डेफिनेटली स्टोर कर रहा होता है। और इम्पॉर्टेंटली जो विटामिन B12 है और D है ये सेवरल मंथ के लिए स्टोर हो रहे होते हैं। और विटामिन A कैन बी स्टोर इवन फॉर सेवरल ईयर्स। और विटामिन E आल्सो स्टोर होता है, लेकिन आयरन जो स्टोर हो रहा होता है वो बेसिकली इन दी फॉर्म ऑफ फेरेटिन होता है। फेरेटिन की फॉर्म में आयरन लीवर के अंदर स्टोर पड़ा होता है। ओके। इसके अलावा लीवर के अंदर इंपॉर्टेंट कूपर सेल्स होती हैं, जिनको हम ये भी कह रहे होते हैं कि ये फिक्स माइक्रोफेजेस ऑफ लीवर हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है कि कोई भी बैक्टीरिया आ रहा होता है या फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड को क्लैरिफाई करना होता है। उन फॉरेन बैक्टीरियाज को या फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है। एंड इम्पॉर्टेंटली लीवर बाइल भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि हेल्प कर रहा होता है डाइजेशन में। ओके, तो ये सारे लीवर के फंक्शंस थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको बाद में लीवर हेपेटाइटिस का कोई पेशेंट आ जाता है आपके पास, तो अल्टीमेटली यू कैन गो फॉर वायरल मार्कर्स के हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लें। इसके अलावा PCR की तरफ चले जाते हैं, एलाइजा की तरफ चले जाते हैं, वट एवर द कंडीशन इज़ दैट। लेकिन आपके पास पहले इंडिकेटर्स LFT का होना चाहिए। अगर लीवर का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें LFT रीअरेंज होंगी। LFT के अंदर आ क्या रहा होता है कि SGPT भी कह सकते हैं, ये ALT भी कह रहे होते हैं, और AST कह रहे होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट है, और LDH का लेवल है। सर बिलीरुबिन की 2 टाइप्स के टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा SGPT और SGOT यही होता है। बिलीरुबिन में बेटा ये वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, कंजुगेशन हो रही होती है बिलीरुबिन की। हाँ एग्जैक्टली, फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। अच्छा तलहा क्या कह रहा है सर, बिलीरुबिन के 2 टाइप्स के टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। हाँ बेटा ये पहली चीज़ तो ये है कि जब जॉइंटिस हो चुकी होती है ना, तो उसमें रोल आउट करने के लिए कि एलिवेशन बिलीरुबिन का डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लाइक इंट्रा हेपेटिक है, प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम है। ओके तलहा ये बेसिकली जो आप बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो ये रूल आउट करते हैं कि जो लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पे है, लाइक प्री हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, या पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, या लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीवर से पहले कोई प्रॉब्लम है, या आफ्टर द लीवर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए ये बिलीरुबिन के टेस्ट करवा रहे होते हैं। अब लीवर के अंदर इनमें फ़र्क बेटा ये है कि लीवर से पहले कंजुगेशन नहीं होती है, इसकी कंजुगेशन लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर इसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर लीवर से पहले कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली उसमें कंजुगेशन नहीं होएगी, जो इंटरेक्ट बिलीरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज रहता है। और जैसे ही कंजुगेशन हो जाती है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंजुगेशन होगी तो इंटरेक्ट का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इस तरह हम रूल आउट कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। ओके हिफ्जा बेटा, अब आवाज़ आ रही है? ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ हेपेटाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। चले, हेपेटाइटिस में कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मेनली हेपेटाइटिस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो हेपेटाइटिस काज कर रहे होते हैं? पहली कंडीशन ये है कि पुअर सैनिटेशन का प्रॉब्लम हो, पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, पुअर सैनिटेशन है, इंस्टेड ऑफ दैट अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर्स हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप वार्ड में जाते हैं तो इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक पेशेंट्स आपको पता है कैरियर है, ये आपको नहीं पता कैरियर है, अब एक सिरिंज दूसरी सिरिंज, वही पेशेंट्स को आप सेम नीडल यूज़ कर रहे होते हैं, कंटामिनेटेड सिरिंजेस का यूज़ कर रहे होते हैं, कंटामिनेटेड नीडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, या ब्लड प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो उनमें अल्टीमेटली ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, इसकी ट्रांसमिट हो रही होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बेटा नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड प्रोडक्ट्स से दे रहे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से नहीं होगा हेपेटाइटिस। ओके, इसके अलावा मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, आपको पता नहीं होता लेकिन उनका आपके साथ कांटेक्ट होता है, तो दैट विल आल्सो लीड टू प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसके अलावा मोस्टली आप लोग जाते हैं बैर्जी में, स्किन के ऊपर कोई टैटू बनवा लूँ, किसी की पिक बनवा लूँ, वट एवर द कंडीशन इज़ दैट। अब वो जो बंदा टैटूइंग कर रहा है या वो बंदा
टैटो बना रहा है तो अनस्टेलाइज नीडल का यूज़ कर रहा होता है, वो पता नहीं उसने कितने ही लोगों के ऊपर सेम नीडल यूज़ की हुई होती है, तो वहाँ से भी ये चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं। ओके, अब पहली कंडीशन ये है कि हेपेटाइटिस होता कैसे है, तो हेपेटाइटिस हमेशा याद रखिएगा कि इसका टारगेट हेपेटोसाइट्स होती हैं। हेपेटाइटिस का टारगेट हमेशा हेपेटोसाइट्स होते हैं। अब हेपेटोसाइट्स क्या है, लीवर के सेल्स हैं, और अगर हेपेटोसाइट्स नहीं मिलेंगे तो लीवर के सेल की इन्फ्लेमेशन नहीं होएगी। एक मेरा कॉमन क्वेश्चन ये होता था कि वाइवा के दौरान कि फीमेल है, प्रेग्नेंट है, और उसकी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद उसके बेबी के अंदर हेपेटाइटिस होगा या नहीं होगा। प्रेग्नेंट जो वीमन है वो हेपेटाइटिस सी के साथ आती है। ये मैं कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है वाइवा के अंदर। एक फीमेल प्रेग्नेंट वीमन है जिसकी डिलीवरी हुई है एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, तो उसके बेबी के अंदर हेपेटाइटिस होगा या नहीं होगा। व्हाट यू से कि होगा या नहीं होगा, आपका आंसर क्या है? क्वेश्चन बेटा ये है कि एक फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है एंड सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और सी, तो उसकी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी होने के बाद आपने ये बताना है कि उसके बेबी के अंदर हेपेटाइटिस होगा या नहीं होगा। उसका बच्चा जो है वो हेपेटाइटिस से सफ़र करेगा या नहीं करेगा। नहीं होगा, अक्सर क्यों नहीं होगा? राबिया कह रही है नो, नहीं होगा सर। ओके, तला कह रहा है बेबी में हेपेटाइटिस होगा। अच्छा, ओके, अभी इस बात पे डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो कहते हैं नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, और जो कह रहे हैं होगा वो क्यों होगा। तला कह रहा है होगा, बेटा क्यों होगा, और अक्सा कह रही है, राबिया कह रही है नहीं होगा। वजह क्या है क्यों नहीं होगा, जल्दी बताएं बेटा। आई थिंक नहीं करेगा, थिंक नहीं, ये सर नो, पॉलिटिकल आंसर सारा नहीं चाहिए। नहीं होगा, ओके, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखें, ब्लड से ट्रांसमिट होता है, मदर को है तो बेबी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे काज क्या है? अच्छा, तल्हा कह रहा है हेपेटाइटिस सी मदर टू बेबी मूव करता है। ओके, करता है, ठीक है, ऑब्वियसली होगा बेबी को। ओके, ठीक है सर, 2 to 8% हो सकता है। अक्सर कहाँ से परसेंटेज पड़ी है? बार चांसेस हैं कि हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग बार चांसेस हो सकता है। ओके, आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, वो आप पढ़िएगा कभी। मैंने ये कहा था कि हेपेटाइटिस वायरस को ना हेपेटोसाइट्स चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। करेगा ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, सफ़र करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बेटा उसको हो रही होती है ना, अम्बिलाइकल कार्ड के थ्रू। अम्बिलाइकल कार्ड के थ्रू ब्लड सप्लाई तो उसको जा रही होती है, आरिया। ओके बेटा, आपने मुझसे एक वर्ड सुना होगा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ईयर्स में। डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस विनोसिस क्या होता है, किसको पता है? डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस विनोसिस क्या होता है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज डक्टस आर्टियोसिस एंड व्हाट इज डक्टस विनोसिस? होगा। ओके बेटा, नहीं होगा। बेटा उस बेबी के अंदर हेपेटाइटिस नहीं होगा, विनोसिस की वजह से, डक्टस विनोसिस की वजह से, क्योंकि ब्लड सप्लाई लीवर को जा ही नहीं रही होती। जब बेबी फीटल सर्कुलेशन में होता है ना, तो ब्लड सप्लाई डाइवर्ट हो जाती है, लीवर को ब्लड सप्लाई जाती नहीं है। लीवर को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो हेपेटाइटिस का वायरस को तो हेपेटोसाइट्स चाहिए होते हैं ना, तो हेपेटोसाइट्स तक तो ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही, तो फिर ग्रो कहाँ पे करेगा? मदर के अंदर ग्रो कर जाएगा, मदर के अंदर होगा लेकिन बेबी के अंदर नहीं होगा। अब आपने पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस विनोसिस पढ़ना है। जब आप डक्टस आर्टियोसिस और डक्टस विनोसिस पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। ये आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछा जाएगा
डक्टस आर्टियोसिस बेबी डिलीवरी के बाद नहीं, ब्लंडर है। ओके बेटा, डक्टस विनोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी और aorta को कनेक्ट करती है। ओके, मैं डक्टस विनोसिस की बात कर रहा हूँ बेटा। डक्टस विनोसिस में ये होता है कि जो प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई होती है ना, वो लीवर को बाईपास कर रही होती है। लीवर को नहीं, आपको अभी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता आर्टियोसिस और विनोसिस का। डक्टस DUCTUSVENOSUS, डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस मैं टाइप कर देता हूँ। डक्टस विनोसिस। अब ये डक्टस विनोसिस में प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई जो होती है वो उसमें लीवर को बाईपास किया जा रहा होता है, तो इसलिए बेबी के अंदर हेपेटाइटिस होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि लीवर को ब्लड सप्लाई जा नहीं रही होती और लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स पड़े होते हैं। गॉट इट? ओके, और डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस विनोसिस ये आप लोगों ने पढ़ना है ब्रेक के अंदर, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों को कि हेपेटाइटिस उस पेशेंट्स को, उस बेबी को क्यों नहीं होगा। ओके, तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि हेपेटाइटिस होता कैसे है। तो हेपेटाइटिस का मेन टारगेट क्या होता है? हेपेटोसाइट्स होते हैं। हेपेटोसाइट्स लीवर के सेल्स होते हैं और हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं और सारा बेटा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नो डाउट ट्रांसमिट कर सकती हैं, लेकिन जब तक लीवर मिच्योर बेटा नहीं होगा ना, लीवर के हेपेटोसाइट्स मिच्योर नहीं होंगे, तब तक वो हेपेटाइटिस को या हेपेटाइटिस के वायरस को ग्रो करने नहीं देते। और अगर उसको हेपेटोसाइट्स नहीं मिलेंगे ना, तो वो ब्लड के अंदर मूव तो करता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसको हेपेटोसाइट्स नहीं मिल रहे, सर्वाइव उसने करना नहीं है। जब सर्वाइव नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्ट नहीं होता। अगर बाद में उसको कोई एक्सपोजर हुआ है, बाद में एक्सपोजर की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, जब उसके हेपेटोसाइट्स मिच्योर हो गए हैं तो। ओके सारा, वो तो लंग सप्लाई नहीं जा रही होती डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से। हाँ बेटा, मैं डक्टस विनोसिस को टाइप किया है, मैंने ये कहा है कि निमरा कि डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस विनोसिस आप लोगों ने पढ़ना है कि डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है और डक्टस विनोसिस में नहीं क्या हो रहा होता है। डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर नो डाउट लीवर लंग्स बाईपास हो रहे होते हैं और डक्टस विनोसिस के अंदर लीवर बाईपास हो रहा होता है। ठीक है, ओके। बात कर रहे थे हेपेटोसाइट्स की, बात कर रहे थे हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है कि मेन टारगेट कौन से होते हैं? वायरस का हेपेटोसाइट्स होते हैं। हेपेटोसाइट्स जितने भी होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जैसे ही हेपेटोसाइट्स इंटर होएगा, ये हेपेटाइटिस का वायरस इंटर होएगा, तो क्या करता है, वायरल डीएनए को अनकोटेड करना शुरू कर देता है। वायरल आरएनए की अनकोटिंग करता है। उसके बाद होस्ट राइबोसोम को यूटिलाइज करके पोलीसोम्स के साथ अटैच होता है, ये पोलीसोम्स के साथ बाइंड बनाना शुरू कर देता है। अब वो जैसे बाइंड बन जाएगा तो उसके रिजल्ट में वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, वायरल जीनोम की कॉपीज होना शुरू हो जाती है बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। अब वायरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज कर रहा होता है उसको। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है। हेपेटोसाइट्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो साइटोकाइंस रिलीज होती हैं। साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही नेक्रोसिस होएगी तो अल्टीमेटली उस टाइम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हो गया है। अगेन बेटा बता रहा हूँ, नहीं बेटा सारी नहीं ट्रांसमिट होती, मोस्टली बी और सी जिनका डायरेक्ट ब्लड कंटेक्ट है वो हो रही होती हैं। इसके अलावा बाकी सपोज ई हो सकती है, लेकिन हेपेटोसाइट्स बेटा जब तक मिच्योर नहीं होंगे तब तक वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे मिच्योर हो जाएंगे, वो नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएंगे, तब जाके वायरस उसको इफेक्ट करता है।
टाइफाइड ट्रांसफर हो सकता है सर बेबी में। टाइफाइड क्या है बेटा? नर्जिस टाइफाइड क्या है? टाइफाइड क्या है नर्जिस? जल्दी बताएं बेटा। हाँ बेटा, स्लाइड से आज नहीं पढ़ना। हाँ बेटा, टाइफाइड मदर टू बेबी कैसे ट्रांसमिट होगा? बेटा टाइफाइड आप खुद ट्रांसमिट हो सकता है अगर बेबी अपना हाथ, इन्फेक्टेड हाथ है, मुंह में डाल के रखता है। इसके अलावा वो बर्तन जिसमें उसने दूध पीना है, फीडर है, फीडर आपका कंटामिनेटेड है, आपका मिल्क कंटामिनेटेड है, उसके हाथ कंटामिनेटेड हैं, तो वो तो खुद ब खुद ट्रांसमिट हो जाएगा। उसमें माँ का तो कोई रोल नहीं है। हाँ, माँ उसकी हाइजीन को बेहतर कर सकती है, लेकिन ट्रांसमिशन के उसके अपने रिसोर्सेज हैं। हाँ ओके बेटा, फीवर काज पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, नो डाउट टाइफाइड ये है, लेकिन उसकी ट्रांसमिशन के बेटा मोड अपने हैं। ओरोफिकल रूट है उसका, ओरल ट्रांसमिट हो सकता है, पोर हाइजीन की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन हाँ अगर मदर को गुड केयर कर रही है बेबी की तो अल्टीमेटली प्रिवेंट कर सकती है उसको। ओके तो हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे, तो हेपेटाइटिस में हमने ये बताया था कि बेटा जो हेपेटाइटिस वायरसेस हैं उनका मेन टारगेट हेपेटोसाइट्स होती हैं। उसके बाद हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, हेपेटोसाइट्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर भेजते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो वायरल आरएनए की अनकोटिंग होना शुरू हो जाएगी एंड राइबोसोम को एज ए होस्ट यूज़ करेगा और उसके बाद ये पोलिसोम्स बनाना शुरू कर देता है। जैसे पॉलीसोम्स बन जाएंगे तो वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और ये वायरल जो जीनोम बनता है उसकी कॉपी होना शुरू हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज। अब जैसे उसकी कॉपी होने शुरू हो जाएंगी तो हेपेटोसाइट्स के अंदर इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मिनिमल चेंजेस आती हैं जिसके रिजल्ट में साइटोकाइंस रिलीज होती हैं। अब साइटोकाइंस क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्टार्ट करवा देते हैं। अब जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन होएगी, उस एरिया के अंदर थोड़ी सी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे क्या करते हैं, हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन काज करवा देती हैं। जैसे ही हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट कंडीशन इज नोन एज हेपेटाइटिस। हम ये कह रहे होते हैं कि हेपेटाइटिस हो गया। एक्जैक्टली बेटा, साल्मोनेला टाइफी डार्ट, हाँ ठीक है, टाइफाइड काज करवा रहा होता है, नो डाउट। ओके तो पहला काम रिसेप्टर बाइंडिंग होता है कि कोई भी हेपेटाइटिस का वायरस आया है तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, उसके ऊपर बाइंड करना होता है, देन आरएनए अनकोटिंग करनी होती है, देन ट्रांसलेशन हो रही होती है और प्रोटीलेटिक प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद आरएनए की रेप्लिकेशन होएगी, एट द एंड वेरोन असेंबली होती है और एट द एंड मिच्योर होने के बाद ये रिलीज हो जाता है। जैसे रिलीज होएगा तो ये सेल की नेक्रोसिस करना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर भी ना 3 फेजेस होती हैं हेपेटाइटिस के अंदर। पहली जो फेज होती है दैट इज नोन एज प्रोड्रोमल फेज, दूसरे के अंदर एक टेरिक फेज होती है और तीसरी फेज इज नोन एज रिकवरी फेज। ये हर वो पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस से सफ़र करता है अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो रिकवर कर जाता है। हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस जैसे ही हुआ होता है या हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो पेशेंट नॉर्मली भी रिकवर कर जाता है। लेकिन ओल्ड एज में अगर हो रहा है या इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है या सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है या नेक्रोसिस हो चुकी है या फेब्रोसिस हो चुकी है तो अल्टीमेटली दैट विल लीड। और ये हेपेटोसाइट्स, ये जो हेपेटाइटिस का वायरस है ना, ये आउटसाइड द सेल भी प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल भी प्रेजेंट होता है। ओके प्रोड्रोमल फेज के अंदर जो नॉर्मली जैसे ही पेशेंट्स इन्फेक्टेड होएगा, इन्फेक्टेड होने के बाद ये फेज स्टार्ट होती है अबाउट 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस। तो उसके बाद क्या होता है कि ये इन्फेक्शन स्लोली और प्रोग्रेसिवली ट्रांसमिट होता जाता है और इस फेज के अंदर जो मेनली साइन और सिम्टम्स अपेयर होते हैं जिनके अंदर मलेज है कॉमनली हो रहा होता है, पेशेंट्स को फटीग होती है, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, लो ग्रेड फीवर होता है और साथ में एट द एंड पेशेंट को जॉन्डिस हो जाती है।
अब ये सारे प्रॉब्लम्स प्रोड्रोमल फेज के अंदर हो रहे होते हैं, और प्रोड्रोमल फेज एंड कब होएगी? जब पेशेंट्स के अंदर जॉन्डिस अपीयर हो जाती है। जैसे ही जॉन्डिस अपीयर होएगी, इक्टेरिक फेज स्टार्ट हो जाती है। अब इक्टेरिक फेज के अंदर क्या होता है कि डार्क यूरिन आना शुरू हो जाएगा, जॉन्डिस ऑलरेडी हुई होती है, इसके अलावा क्ले कलर्ड स्टूल पास करता है पेशेंट्स, और हेपेटोमेगैली हो जाती है। हेपेटोमेगैली का ये मतलब है कि लीवर इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, टेंडर होना शुरू हो जाता है, और वो उस पेशेंट्स को लगता है कि मुझे इस एरिया के अंदर पेन हो रहा होता है, या लीवर को जब आप परकस करेंगे तो आप हेपेटोमेगैली को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो फेज होती है एक्टेरिक फेज, बेसिकली दिस फेज इज एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस, और ये स्टार्ट कब होएगी? 1 to 2 वीक्स आफ्टर द प्रोड्रोमल फेज, और कंटिन्यू रहती है 2 to 6 वीक के लिए। हमने 2 फेजेस डिस्कस किए हैं, वन इज प्रोड्रोमल फेज एंड सेकंड वन इज एक्टेरिक फेज। प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होएगा, हेपेटाइटिस स्टार्ट होएगा, तो ये अबाउट 2 वीक्स के अंदर ये फेज स्टार्ट हो जाती है। अब इस फेज के अंदर जो साइन और सिम्टम्स हैं वो मेनली मलेज होता है, इसके अलावा एनोरेक्सिया हो रहा होता है, नोजिया वोमिटिंग होती है, लो ग्रेड फीवर होता है, फटीग होती है, और जैसे ही जॉन्डिस अपीयर होएगी तो ये फेज कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टेरिक फेज। एक्टेरिक फेज के अंदर क्या होता है कि हेपेटोमेगैली हो जाती है, उसके साथ डार्क यूरिन आना शुरू हो जाता है। डार्क यूरिन आएगा, जॉन्डिस ऑलरेडी हो चुकी होती है, क्ले कलर स्टूल पास करता है पेशेंट, और अगर लीवर को परकस करेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि देयर विल बी हेपेटोमेगैली, और बेसिकली दिस फेज इज एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस। और ये फेज बिगिन होती है 1 to 2 वीक्स आफ्टर द प्रोड्रोमल फेज, और कंटिन्यू रहती है फॉर 2 to 6 वीक। उसके बाद तीसरी फेज होती है, और अभी बेटा क्या पूछ रही हैं? और तीसरी फेज होती है रिकवरी फेज, सेकंड फेज। ओके, सेकंड फेज में बेटा मैंने ये कहा है कि दैट इज एक्टेरिक फेज, ICTREIC, एक्टेरिक फेज। एक्टेरिक फेज के अंदर क्या होता है कि हेपेटोमेगैली ऑलरेडी पेशेंट्स को हो चुकी होती है, और उसके साथ पेशेंट डार्क यूरिन पास आउट करेगा, क्ले कलर्ड स्टूल पास आउट होता है, और साथ में जैसे ही आप लीवर को परकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीवर इज टेंडर, देयर इज ए टेंडरनेस। बेसिकली दिस फेज इज एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस, and it begins 1 to 2 weeks after the prodromal phase and may be continued for 2 to 6 weeks। ओके, और तीसरी जो फेज होती है दैट इज नोन एज रिकवरी फेज। रिकवरी फेज कब स्टार्ट होएगी? जब आपकी जॉन्डिस एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, जॉन्डिस रिकवर होना शुरू हो जाएगी, लीवर स्टिल इनलार्ज होएगा, हेपेटोमेगैली की अभी भी कंडीशन होएगी, लेकिन अदर्स जो सिम्टम्स हैं लाइक मलेज की सिम्टम्स थी, क्ले कलर स्टूल था, डार्क यूरिन था, वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे, और एट द एंड ये 6 to 8 वीक्स तक रहती है आफ्टर द एक्सपोजर, और जो लीवर है वो 2 to 12 वीक्स के अंदर आफ्टर द जॉन्डिस बिगिंस के अंदर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जॉन्डिस सबसाइड होएगी उसके बाद 2 to 12 वीक्स के बाद लीवर जो है ये अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। हाँ, ओके, ये था वाज अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे होता है, हेपेटाइटिस की एक्यूट हेपेटाइटिस की फेजेस क्या हो सकती हैं। उसके बाद हम लीवर फेलियर को डिस्कस करेंगे, लीवर फेलियर क्या है, लीवर सिरोसिस क्या है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। तो अभी के लिए मेरा ख्याल है का काफ़ी है आप लोगों को, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज़ है, और आज हमारी मीटिंग भी है 2:15 PM पे। अगर मीटिंग नहीं होती तो आई विल डेफिनेटली ऑनलाइन द टेस्ट ऑन द 8th पे आप लोगों का क्विज़ है, और लॉगिन रूम आईडी सेम है MEHDI05। उसके बाद अपना नाम इंटर करना है और आप लोगों ने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। अगर आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं करेंगे, योर अटेंडेंस विल बी सेंड टू योर कोऑर्डिनेटर, और अगर आप लोग अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो यू नो व्हाट विल हैपन टू यू डेफिनेटली। अच्छा, थर्सडे को देना है। ओके, थर्सडे को ले लेते हैं। क्विज आज नहीं है, 6 को नहीं है बेटा, 6 को ही है क्विज थर्सडे को। ओके, लेट मी कंफर्म, मैंने वहाँ पे नोट्स डाल लगाए हुए हैं, मैं देख लूँगा कि अगर आज क्विज है तो आज ले लेंगे, नहीं तो थर्सडे को ले लूँगा, नो प्रॉब्लम। नहीं पढ़ा, अच्छा ओके ठीक है, थर्सडे को ले लेंगे। ठीक है, डन हो गया, थर्सडे को ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास में लेता हूँ, मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो वी विल डिस्कस लीवर फेलियर।
ओके तला, थर्सडे को ले लेते हैं, थर्सडे को ले लेते हैं बेटा। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। तो मैं भी अटेंडेंस आप लोगों की मार्क कर लूँ। Aisha is consistently absent. Anybody knows why she is absent from the class? अभी तक कोई क्वेश्चन और किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं आप। Okay, 33 students are present. 1, 2, 3. Wow, एग्जैक्ट 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और बाकी जो एब्सेंट हैं उनको मेरा मैसेज दीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर तक जा रही है, एंड डेफिनेटली एट एंड यू विल सफ़र। और मेरे पास रोते हुए ना आइएगा आप बेटा। जी बेटा, साहब की लगा दी मैंने, डोंट वरी। जी बेटा, हो गई आप लोगों की चैप्टर बेटा। एड्स का टेस्ट है मेरा ख्याल, HIV एड्स का सारा आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आप तो बिजी थी एस्टर में, तो कोई बात नहीं, इसलिए थर्सडे को फाइनल, ठीक है।
ओके, सी यू इंशाल्लाह एट 2 PM। डिस्कस करते हैं लीवर फेलियर को, राइट।